उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रदेश के चतुर्थी विकास को लेकर के हम लोग लगातार विशेष प्रस्ताव पे जो बहुत अहम ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं, निर्यात संवर्धन से लेकर और अन्य डेवलपमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा। देखिए, बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को लेकर के हुए हैं और उस निर्णय का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकसित उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। अभी उसकी ब्रीफिंग अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा निर्णय बाकी तो हुए ही है, लेकिन आज जो आउटसोर्सिंग वाला मामला है उसमें आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती एक कारपोरेशन के माध्यम से करी जाएगी। 16,000 से 20,000 के बीच में उनकी सैलरी रहेगी। उनकी भविष्य निधि, ESI सुविधाएं, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये बड़ा निर्णय है और आरक्षण की व्यवस्था भी करने का निर्णय लिया गया। आज नहीं थी, उस पर सारे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था कि जो हमारे लाखों कर्मचारी जो थे, लाखों कर्मचारियों के साथ कुछ एजेंसियां अन्याय करती थी, उन्हें समय पर वेतन नहीं देती थी, कम थी, शिकायतें थी। उसे कारपोरेशन बना के रेगुलेट कराया। वहाँ आरक्षण का पालन भी होगा, वहाँ उनको समय से वेतन भी मिलेगा, जितना उचित वेतन निर्धारित है वो मिलेगा। उनके PF कटिंग दुर्घटना हो गई तो उन्हें फिर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षा कवच भी देगी। ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ आज के दिन में पास हुआ। लेकिन सबको इंतजार था संभल की न्यायिक रिपोर्ट का, वो नहीं आई। हमको लगता है वो समय पर आएगा और न्यायिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री सौंप दी गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी तो हम लोगों ने पहले भी बता दिया। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव थे, जिनमें से 15 पर माननीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दिया है। उन प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग का भी था, जिसमें कानपुर और लखनऊ में प्रायोगिक रूप से 20 रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन करने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। ये 20 रूट प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा संचालित किए जाएंगे और नगरीय क्षेत्रों के अगल बगल के क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये सभी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और उसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। ऑपरेटर का सिलेक्शन टेंडर के मार्फत किया जाएगा और नगरीय परिवहन जो है और बेहतर बनेगा। मेरे विभाग का प्रस्ताव था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आज हमने जारी किया है, उसको लागू किया है उत्तर प्रदेश में। ये भारत सरकार पहले इसको लागू कर चुकी है, जिसमें निवेश का 50% तक भारत सरकार इंसेंटिव देगी और जितना भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे, तो ये 100% तक के जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन होगा कि जो उत्पादन वो करेंगे उसके आधार पर हम उनको प्रोत्साहन देंगे। आउटसोर्सिंग को लेकर भी कई दिनों बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है। माननीय योगी जी बधाई के पात्र हैं कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, उनका वेतन सुरक्षित होगा, उनके सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे और इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होगा। देखिए, जो आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी रखे जा रहे थे उसमें अब रिजर्वेशन होगा सभी लोगों के लिए और जो मानदेय मिलता है वो उनके खाते में जाएगा। एक बड़ी चीज ये है। पहले जो कंपनीज थी या कंपनीज जो आउटसोर्सिंग जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी, थर्ड पार्टी होती थी, वो पैसे देने में तो क्या कोई मिनिमम तनख्वाह भी तय करी गई है? नहीं, तय कर दिया गया 16,000 से 20,000 के बीच में और वो सीधे उनके खाते में जाएगा लाभार्थी। मैं केवल अपने विभाग के प्रस्ताव के संदर्भ में कैबिनेट की बैठक में उपस्थित रहा, जिसमें आज ये फैसला हुआ कि वाराणसी में भारत सरकार का जो विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, उसके माध्यम से बनारस में एक CRC केंद्र खोला जाएगा, जिसके लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी
तो समाज कल्याण विभाग ने अपनी 3 एकड़ भूमि देकर केंद्र सरकार के उस सीआरसी केंद्र को खोलने की अनुमति दे दी है। तो इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट का अनुमोदन मिला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है। नहीं, अखिलेश यादव की निगाह में तो मेरे ख्याल कुछ भी पास नहीं है। 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जितना काम किया है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अखिलेश यादव को विकास पसंद नहीं है, देश का आगे बढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि अखिलेश यादव जी के मुद्दे में, उनके एजेंडे में विकास होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अखिलेश यादव को इसका अंदाजा 2027 के विधानसभा के चुनाव में हो जाएगा। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार का अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सरकार की संकल्प है, प्राथमिकता है। और रोज नवाचार करके सरकार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम बिंदुओं को छूते हुए विषय आज की कैबिनेट में आएंगे और उस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ईएसआई का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा।